नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। जो कोरोना की कहानी है वो लगातार गंभीर होती जा रही है। वो गंभीर इसलिए होती जा रही है क्योंकि जो आंकड़े हैं उनमें, चाहे वो दुनिया हो, हमारा देश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, हर जगह बढ़ोतरी ही हो रही है। कहीं से ऐसी खबर नहीं आ रही है जहां मामले कम हो रहे हों, चाहे वो कोरोना पॉजिटिव्स के हों या फिर इससे होने वाली दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के हों। हर जगह आंकड़े बढ़ ही रहे हैं। हमारे देश में भी पिछले 24 घंटे में 2000 से ज्यादा मामले सामने आए और अब जो कोरोना पॉजिटिव्स की संख्या है देश के भीतर वो 49,000 को पार कर गई है। परसों ही आपने देखा था कि अचानक 4,000 केसेस में 4,000 केसेस की बढ़ोतरी हुई थी और यह बड़ा चिंता का सबब है। तमाम एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव्स की संख्या का बढ़ना या थोड़ा कम होना ये उतनी बड़ी चिंता की बात नहीं है। जितनी बड़ी चिंता की बात यह है कि जो मौतें हो रही हैं वो बड़ी संख्या में हो रही हैं। परसों ही हमने देखा था कि 24 घंटे का यह आंकड़ा था कि 195 मौतें हुई थी 24 घंटे में। आज भी 24 घंटे में 100 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है वो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में कि जो कोरोना का कर्व है, इस वायरस का कर्व है, इसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं देखी जा रही है, कोई गिरावट नहीं देखी जा रही है। इसका जो एक स्तर था वो कांस्टेंट रहने के बाद थोड़ा सा बढ़ा है। खास तौर से ये जो लॉकडाउन 2 का आखिरी हफ्ता और लॉकडाउन 1 के जो कुछ दिन गुजरे हैं उसमें ये स्थिति बढ़ी है और इस स्थिति ने जो तमाम विशेषज्ञ हैं, तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें चिंता में डाला है। उत्तर प्रदेश में आज तमाम डेवलपमेंट हुए, हम इस पर बात करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत जल्दी से हम आपको आंकड़े बता दें। दुनिया भर में जो कोरोना पेशेंट हैं, जो पॉजिटिव हैं, उनकी संख्या 36,62,000 के पार चली गई है। 2,57,000 लोगों की मौत कोरोना से हो चुकी है। दुनिया में कोरोना के 11,98,000 मरीज अब तक ठीक भी हुए, तकरीबन 12 लाख समझ लीजिए आप। हमारे देश में 49,000 से ज्यादा ये मामला कोरोना पॉजिटिव्स का हो गया है। हमारे देश में जो कोरोना से मरने वालों की संख्या है वो 1,694, तकरीबन 1,700 पर पहुंच गई है। देश भर में कोरोना से जो ठीक होने वालों का आंकड़ा है वो 14,183 पर टिका हुआ है, खड़ा हुआ है। ये एक स्थिति है आज उत्तर प्रदेश में। अब देखिए हो क्या रहा है कि सरकारें चूंकि भविष्य की तरफ देख रही हैं, भविष्य के लिए ही रणनीतियां ज्यादा बनाई जा रही हैं, उन्हीं पर फोकस हो रहा है। चूंकि चुनौती अब दोहरी है, एक तो कोरोना वायरस से निपटने की चुनौती है, दूसरा अर्थव्यवस्था को बचाने की, अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की चुनौती है। और अर्थव्यवस्था को बचाने, सही रखने की इस चुनौती के बीच जो कुछ डिसीजंस किए जा रहे हैं वो डिसीजन इस कोरोना के संक्रमण को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। पिछले 2 दिनों से हमने देखा है कि कैसे लॉकडाउन 3 के पहले ही दिन जब शराब की दुकानों को खोला गया तो बेतहाशा भीड़ अलग अलग दुकानों पर देखने को मिली और उससे ये संक्रमण के फैलने का खतरा और बढ़ा। अगले ही दिन कुछ सरकारों ने स्टेप्स उठाए, खासतौर से दिल्ली सरकार ने जो शराब की कीमतें हैं, जो टैक्स है वो 70% बढ़ा दिया। इसके बावजूद भी कल कोई कमी नहीं देखी गई। आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके उत्तर प्रदेश में भी पेट्रोल, डीजल और शराब की कीमतों में, इस पर लगने वाले टैक्स में इजाफा किया है। उस तुलना में तो बहुत कम है जो दिल्ली सरकार ने किया है, लेकिन फिर भी है। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, वैट बढ़ाया गया है, शराब की कीमतें बढ़ी हैं अलग अलग क्वांटिटी में, 180 ml, 375 यानी 500 ml और उससे ज्यादा बढ़ी हैं। अब सवाल यह है कि क्या एकमात्र यही रेमेडी है जिस पर सरकारें चल रही हैं? क्या सबसे बड़ा स्रोत यही है? और क्या इस सबसे बड़े स्रोत को बचाने, बढ़ाने के लिए हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस संक्रमण के खतरे को भी बढ़ाएं? क्योंकि अब तक हमने नहीं देखा कि उस हिसाब से सिक्योरिटी हो रही हो, तो क्या उस तरफ भी कोई ध्यान सरकारों का है? एक तो आज हम ये समझेंगे। दूसरा, आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कैबिनेट की बैठक करके एक अध्यादेश पास किया जिसमें कोरोना वॉरियर्स की सुरक्षा के लिए वो अध्यादेश
लाया गया। अब किसी भी तरह के कोरोना वॉरियर को, खासतौर से स्वास्थ्य कर्मी, पुलिसकर्मी, इन सबको चोट पहुंचाना आसान नहीं होगा और कड़ी सजा के प्रावधान इसमें किए गए हैं। हम इस पर बात करेंगे। आज जैसा कि हमने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, अपने राज्यों के, कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की, तमाम चर्चाएं हुई, जिसमें केंद्र से पैकेज की मांग हुई। कांग्रेस अध्यक्षा ने केंद्र सरकार से पूछा है कि भाई 17 तारीख के बाद का रोड मैप बताइए, सरकार ये देश को बताए कि 17 मई के बाद का रोड मैप क्या है, रणनीति क्या है। 17 मई के बाद लॉकडाउन बढ़ाया जाएगा या फिर दूसरे सिक्योरिटी मेजर्स पर सरकार काम करेगी। इन सारे विषयों पर हम बात करेंगे। कई खास मेहमान आज हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र सिंह जी, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है ब्रजेंद्र जी। हमारे साथ हैं संदीप चौधरी साहब, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ हैं तारिक अहमद लारी साहब, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ हैं कमर अली साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता। हम सबसे पहले ब्रजेंद्र जी आप ही के पास आना चाहते हैं, इससे पहले कि और मेहमानों के पास जाएं। पहले तो हमें जरा उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बताइए कि ये जो डिसीजंस दिए हैं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने, इन्हें आप किस लिहाज से देख रहे हैं? देखिए, गंभीरता और संजीदगी से हर पहलू को देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है ब्रजेंद्र जी कि चुनौती दोहरी है। कई मोर्चे हैं, जैसे कोरोना के संक्रमण को रोकना है, जैसे कोरोना पीड़ितों की मदद करनी है, उन्हें अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देनी है और अर्थव्यवस्था की भी चिंता करनी है। कहीं से भी अगर हम लैग करेंगे, कहीं से भी कमी रह जाएगी तो इसकी मार हम सब पर पड़ेगी। आज ये जो डिसीजंस लिए गए उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो लिए हैं, पेट्रोल डीजल में वैट में बढ़ोतरी को लेकर, जिससे पेट्रोल 2 रुपए और डीजल 1 रुपए महंगा हो गया है प्रति लीटर, शराब की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर, आपको लगता है कि यह बेहद बेहद जरूरी था और यह सही बढ़ाया गया है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था? ब्रजेंद्र जी। आदरणीय रघुनंदन जी, मुझे आज एक बहुत पुराना शेर याद आ रहा है। जब आजादी के बाद नया भारत गढ़ा जा रहा था जी, और नेहरू जी ने पार्लियामेंट में कहा कि फलसफे को फलसफे से खुदा मिलता नहीं, सुलझा रहा है डोर को पर सिरा मिलता नहीं। हमारे देश की और हमारे प्रदेश की स्थिति बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें कोई सिरा नहीं मिल रहा है। हम चारों तरफ भाग रहे हैं, लेकिन जिस रास्ते पर भाग रहे हैं, आप देखिए जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जी हमारे मुख्यमंत्री जी कोर ग्रुप बनाया है, उसमें सिंगल पॉलिटिशियन नहीं है, सिंगल जनता का कोई नुमाइंदा नहीं, सारे अधिकारी और खुद हैं और एक सनकी तरीके से फैसले होते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये सबसे पीड़ा और सबसे संकट के दौर से इस समय देश गुजर रहा है। बिल्कुल सही है। इस समय सबसे ज्यादा अनुभवी लोगों की और एक कॉमन सोच की जरूरत है, सब जिसमें सबकी सोच समाहित हो। बीमारी से भी लड़ने के लिए सबके सहयोग की जरूरत है और जो अव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इसमें भी सबकी जरूरत है, क्योंकि जब तक कलेक्टिव रूप से पूरा उत्तर प्रदेश और पूरा देश इससे निपटने के लिए नहीं सोचेगा, हमारे सनक से या मुख्यमंत्री जी के सनक से ना कोरोना के संकट का कोई समाधान मुझे दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि 30 जनवरी को पहला केस आता है भारत में जी, 23 तारीख तक हम पार्लियामेंट चलाते रहे क्योंकि हमें मध्य प्रदेश में सरकार गिराना था। गिर गई, ट्रम्प भी हो गए, नमस्ते कर लिया हमने। तब तक इस दौरान हमने उसके बचाव के बारे में कि हमें क्या करना होगा, आपको मालूम होगा कि 19 मार्च तक जी सारे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट हम निर्यात करते रहे। 19 मार्च की शाम को 7 बजे रोका गया जब प्राइम मिनिस्टर को टीबी पर आना हुआ। ठीक है, तो उधर कोई तैयारी हमने नहीं किया। इसके बाद ये तीसरा लॉकडाउन चल रहा है। अब आप खुद देखिए, आप बहुत वरिष्ठ अनुभवी पत्रकार हैं, मैं 1 साल बाद आपसे जुड़ा हूँ आज जी। आप देखिए कि इन दिनों में लॉकडाउन क्यों करते हैं हम, कि ताकि सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लें। लेकिन कहीं लॉकडाउन के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। जो क्वारंटाइन है उनकी स्थिति बद से बदतर है। मजदूरों के बारे में बड़ी बड़ी बयानबाजी हो रही, लेकिन सारे टिकट जो लखनऊ में लोग उतरते हैं, गोरखपुर में उतरते हैं, सब टिकट दिखा रहे हैं। सरकार कह रही है हम किसी से कुछ ले नहीं रहे हैं। जनता तो आप खाली क्या करना चाहते हैं, हम तो समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार कर क्या रही है। अच्छा ठीक है ब्रजेंद्र जी, हम बहुत थोड़ा सा आपको रोकना चाहते हैं। एक नया प्रश्न इसमें हम जोड़ना चाहते हैं, ये बताते हुए कि कमर अली साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जुड़ गए हैं। कमर साहब बहुत स्वागत है।
ध्यान से सुनिएगा, संवेदनशीलता से और पूरी संवेदना से उत्तर दीजिएगा कमर साहब, क्योंकि महत्वपूर्ण विषय है और हमें लगता है कि हर पहलू पर गंभीरता से बात होनी चाहिए। केवल आरोप प्रत्यारोप या फिर केवल दावा नहीं होना चाहिए, जो जमीनी बात है वो होनी चाहिए, और अगर उसमें कुछ तथ्यपूर्ण है, सत्यपूर्ण है, तो उसका निदान भी होना चाहिए। विपक्ष भी अपने को संभाले, सही करे, और सत्ता भी अपने को संभाले और सही करे। हम ये जानना चाह रहे हैं ब्रजेन जी कि आप इस सनकी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्यों आपको लगता है कि एक सनक है, जबकि जो चीजें हमें पता लग रही हैं? हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार बैठकें कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हर वर्ग की चिंता की जा रही है, हम ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ग को संबोधित करते हुए डेली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है 3:30-4 बजे। यानी कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसे सरकार छोड़ने की कोशिश करती हो या छोड़ती हो। फिर भी आप जैसा प्रतिनिधि विपक्षी पार्टी का जब जुड़ता है तो वो ये कहता है कि एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है उनकी टीम में और वो पूरी सनकी तरीके से काम कर रहे हैं। ये शब्द अपने आप में बड़ा अंडरलाइन करने वाला है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्यों आपको ऐसा लगता है कि सनक के जरिए काम किया जा रहा है? ब्रजेन जी, लगता है मेरा प्रश्न वहां तक पहुंचा नहीं है। ब्रजेन जी, आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ? डिलीवरी में कहीं तो नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, हाँ, बोलिए बोलिए। किसी सरकार में आरोप लगाने के लिए नहीं कह रहे हैं, हम पीड़ा में कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना से निपटना केवल योगी जी की जिम्मेदारी नहीं है, 22 करोड़ एक नागरिक की जिम्मेदारी है। उसमें मैं भी आता हूँ। तो जब मैं भी आता हूँ तो आप मेरी भी राय लीजिए ना, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनकी भी राय लीजिए। और ये कानून बनाने से पता नहीं कितने कानून योगी जी ने बनाए, कोई रुका? बलात्कार रुक गया हमारे यहाँ, कि हमारे यहाँ डकैती रुक गई, काउंटर हो रहा था, या हमारे यहाँ अपराध करप्शन रुक गया। जैसे कोई चीज नहीं रुक रही है, ठीक है, तब इसका मतलब कि हमें सर्वानुमति बनाना जरूरी है, क्योंकि ये कोरोना किसी एक पार्टी के लिए नहीं आया है, पूरी विश्व की मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। तो पूरे विश्व को एक साथ बिल्कुल सही। ब्रजेन जी, आज का जो प्रश्न था, ब्रजेन जी, आज का जो प्रश्न था कि उत्तर प्रदेश में पेट्रोल डीजल पर जिस तरह से वैट बढ़ाया गया, उत्तर प्रदेश में शराब की कीमतों में जो बढ़ोतरी की गई, और ये बढ़ोतरी करके जो एक आर्थिक स्थिति, एक आर्थिक पहलू को संभालने की कोशिश की गई है, उस पर आप अब तक नहीं बोले। अब अगले हिस्से में बोलिएगा, लेकिन आपने जो पीड़ा के साथ बात कही है, जिसे आप ये कह रहे हैं कि मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये प्रश्न मैं जरा कमर जी के पास ले जा रहा हूं, और एक बार हम संदीप चौधरी और तारिक अहमद लारी साहब को भी जोड़ना चाहते हैं, जिससे कि प्रथम प्रतिक्रियाएं सबकी आ जाएं और फिर हम आगे बढ़ें। कमर साहब, क्या ये स्थिति है? ब्रजेन जी ये कह रहे हैं कि मैं पीड़ा और दुख में ये कह रहा हूं कि एक भी जनप्रतिनिधि नहीं है, और जिस बीमारी से सबको लड़ना था, उस बीमारी से लड़ने में एक तरह का सनकपन दिखाया जा रहा है। क्या ये बात है? मुझे लगता है मेरे काबिल दोस्त कैबिनेट नहीं देखते हैं, कैबिनेट के फैसलों को नहीं देखते हैं, भारत सरकार कैबिनेट के फैसलों को नहीं देखते हैं, यूपी सरकार कैबिनेट के फैसलों को नहीं देखते हैं। कैबिनेट में सारे ही मंत्री शामिल होते हैं, और जो भी फैसला होता है कैबिनेट सर्वसम्मति से फैसला होता है। ये आप भी जानते हैं राजू जी, हम भी जानते हैं, जो पढ़ा लिखा आदमी वो भी जानता है, जो नागरिक, जो समाज सेवा जुड़ा वो भी जानता है कि जो फैसले कैबिनेट के लिए होते हैं वो मान होते हैं, जनता के हित में होते हैं फैसले। अब आ जाते हैं जो मेरे काबिल दोस्त ने कहा कि जब 22 तारीख को जनता कर्फ्यू लगा, उसके बाद लॉकडाउन रहा, तो WHO ने ये कहा था कि 7 दिन में इंडिया में 50,000 मरीज होंगे। इस बात पे गौर करने वाली बात है, 50,000 मरीज एक हफ्ते में होंगे। उसने अपना जो डाटा पेश किया था उसमें ये पेश किया था, लेकिन हम लोग इतने जागरूक थे और हमारी सरकार इतनी जागरूक थी, उस जागरूकता का नतीजा था कि आज तक हमारे मरीज 50,000 नहीं पहुंचे। आप अंदाजा खाई लगाइए इस बात के लिए। तो ये जनता भी बधाई के पात्र है, डॉक्टर भी बधाई के पात्र है, सफाई कर्मचारी बधाई के पात्र है, पुलिसकर्मी बधाई के पात्र है, आप जैसे महानुभाव पत्रकार भी बधाई के पात्र हैं। तो जो लोग हम पॉजिटिव सोचते हैं, जिस बात को हमने जो हमने कामयाबी हासिल करी है, उसके बारे में एक बार बात होनी चाहिए कम से कम ना। क्योंकि ये महामारी है, आपने देखा कि जो विकसित देश से काबू नहीं कर पाए, हम विकासशील देश होने के बाद हमने काबू किया, हमारे डॉक्टरों ने हमारी टीम ने किया, हमारे पत्रकारों ने दिन रात जाग के अपनी भूमिका को अदा किया है।
तो उसको उसकी सराहना तो करना चाहिए। ये कमियां ढूंढना चलते हैं, पॉजिटिव बात करें कि WHO जो कह रहा है कि 7 दिन में 50 करोड़ मरीज होंगे इंडिया में, नहीं हुए ना, आज तक नहीं हुए, आप अंदाजा लगाइए। ठीक तो क्या ठीक, हम ये जवाब लेंगे। देखिए, वो जो कह रहे हैं हम उस पर आपसे प्रश्न कर रहे हैं, और आप जो कह रहे हैं यकीन मानिए कि हम वो ब्रजेन जी के सामने लेकर जाएंगे। एक बात तारिक साहब और हम जरा संदीप जी को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये बताइए कमर साहब कि ये कहना है कि सरकार सिर्फ ब्रजेन जी का ये आरोप, कांग्रेस पार्टी का ये आरोप कि ऐसा लगता है कि सरकार केवल और केवल लॉकडाउन के भरोसे बैठी है, क्या ये बात सही है कि सरकार केवल लॉकडाउन के भरोसे बैठी है? नहीं, उनको कहां से लगता है? ये हो सकता है वो अपने घर में बैठे हो, ज्ञान बांट रहे हो, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ से लेकर नोएडा तक आपने देखा अधिकारियों को सस्पेंड किया, कार्रवाई करी है। जो काम नहीं करना चाह रहे तो उनको सस्पेंड के खिलाफ कार्रवाई करी है। जो अधिकारी ने ऐसा किया था, कुछ चंद लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, चंद लोगों ने ऐसा किया, चंद लोगों के साथ भी कार्रवाई हुई। लेकिन जो लोग काम करने वाले हैं, बधाई के साथ मैं आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस का देखिए कमियां निकालना काम है। ये 65 साल जो था इसको विकसित देश नहीं बना पाए, विकासशील देश रखा है इन्हें, तो इनके इस समय सवाल जवाब हम लोग बहुत पीछे नहीं जाएंगे सर। मौजूदा चुनौती बड़ा भयंकर है, इसलिए बहुत पीछे जाकर समय जाया करने का कोई लाभ नहीं है। ब्रजेन जी आंसर करिएगा, हम एक एक बार सबके पास आ जाए। कमर साहब, हम बाकी मेहमानों को जोड़ लें। ब्रजेन जी आपने सुना होगा, आंसर करिएगा, जेहन में रखिए, दिमाग में रखिए। अब हम लारी साहब के पास आना चाहते हैं। लारी साहब, इन मौजूदा परिस्थितियों को किस लिहाज से आप देख रहे हैं? बिल्कुल राइट ट्रैक है क्या? सरकार जिस तरफ आगे बढ़ रही है बिल्कुल सही से बढ़ रही है? जो उपाय कर रही है क्या वो ठोस उपाय हैं? क्योंकि कल हमने देखा था कि बड़ा वार पलटवार हो गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था, पिछले 2 दिनों में यह कहा है कि दरअसल विपक्ष के पास सियासत बची नहीं है, कोई सियासी हथियार नहीं है, लिहाजा विपक्ष मजदूरों के पीछे, श्रमिकों के पीछे छिपकर सियासत खोजने की, सियासत करने की कोशिश कर रहा है। ये तो वार पलटवार होते रहते हैं राजनीतिक दलों में, सत्ता विपक्ष में। लेकिन हमें ये बताइए कि इस चुनौती से निपटने की जो दिशा है सरकार की, पूरे सिस्टम की, क्या वो सही है? क्या वो निर्णायक स्थिति की तरफ बढ़ रही है, या फिर जैसा हमारे ये ब्रजेन भाई कह रहे हैं कि केवल लॉकडाउन के सहारे हैं? आप भी क्या वैसा ही मानते हैं? देखिए, एक बात समझिएगा, ये प्रेजेंट सिचुएशन जो है, इस सिचुएशन में चाहे कांग्रेस की सरकार होती, चाहे किसी की सरकार होती है, जो हमारे पास संसाधन है, उन संसाधनों के हिसाब से अगर ये देखा जाए तो उस हिसाब से गवर्नमेंट का काम थोड़ा सराहनीय है। लेकिन एक चीज और आ गई कि इन्होंने जो कोर कमेटी बनाई, और ये मौका ऐसा नहीं था कि इसमें इनको राजनीति करनी चाहिए थी। सरकार को ये चाहिए था कोई कोर कमेटी जो बना रहे उसमें पक्ष विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के दोनों लोगों को, सब लोगों को साथ लेके बैठना चाहिए था। और कोर कमेटी हिंदुस्तान की बनानी चाहिए थी, ना कि बीजेपी की या फिर सिर्फ अधिकारियों की। अधिकारी का मतलब होता है खून चूसने वाला व्यक्ति। ये अधिकारी के बारे में ध्यान रखिए, वो व्यक्ति होता है जो कभी भी किसी की भी सरकार को सक्सेसफुल नहीं होने देगा, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो अखिलेश जी हो, चाहे जिसकी सरकार आ जाए, वो अधिकारी चाहेगा कि हमें ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री मिले जो किसी अपनी पार्टी के लोगों की बातों को ना सुने और हमारी मर्जी के हिसाब से चले। पॉलिटिशियन का काम होता है जनता और सरकार के बीच में एक पुल का काम करते हैं, जो जनता को सहूलियतें देने का काम होता है। विश्व में लोग पेट्रोल का, डीजल का दाम गिरा रहे हैं, यहाँ पे बढ़ोतरी की जा रही है। क्यों की जा रही है? शराब के दाम की बढ़ोतरी की आपने 50 रुपए, 100 रुपए, 80 रुपए की, गलत किया। आपको इसको बढ़ाना चाहिए था 200 गुना बढ़ाना चाहिए। जब 500 रुपए की बोतल थी, आपको जस्ट उसको 1000 रुपए कर देना चाहिए था। उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होता, बहुत अच्छी बात थी। लेकिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा के गलती किया है। इस समय लोगों के पास पैसा नहीं है कि आदमी कायदे से काम कर सके। अब किसान कहाँ से अपने पैदावार करेगा? जनरेटर उसको चलाना है, पंप चलाना, उसके लिए डीजल खरीदना है। आप डीजल की बढ़ोतरी कर रहे हैं, और ट्रांसपोर्टेशन उसी अनाज का, अन्न का ट्रांसपोर्टेशन होना है, तो उससे दाम बढ़ेगा, महंगाई बढ़ती है। आज जब दुनिया में 0 से नीचे वैल्यू चली गई है कि तेल भैया उठा के ले जाओ, फ्री में उठा के ले जाओ, आपको फ्री में तेल मिल रहा है, सिर्फ उठाने का खर्चा है। तो पाकिस्तान आप लोग हर समय करते हैं, पाकिस्तान से मुकाबला करते हैं। तो पाकिस्तान ने जब 15 रुपए अपने वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम गिरा दिए, तो आपको भी कुछ नहीं तो कम 15 रुपए गिराना चाहिए था। नहीं तो पाकिस्तान से आप दुगने हैं तो आपको 30 रुपए गिराना चाहिए था। क्यों नहीं गिराया आपने? लारी साहब, हम सम अप करें। आप ये कह रहे हैं लारी साहब कि सरकार जो काम कर रही है इस वक्त, वो किसी की भी होती, वो सही कर रही है, वो सराहनीय है। लेकिन आपने भी ब्रजेन जी की तरह जो ऐतराज जताया
वो टीम 11 जो मुख्यमंत्री की है, जिसके साथ वो रणनीतियां बनाते हैं, बैठकें बिल्कुल, करते हैं, बिल्कुल, समीक्षाएं करते हैं। देखिए, अधिकारी कभी जनता को सुखी नहीं देखना चाहता है। अधिकारी एक तरह से राजशाही है और ये इनकी मानसिकता अभी भी ब्रिटिश हुकूमतों पे बराबर चल रही है। पता नहीं, आप देखिए, पता नहीं आप अधिकारियों के कौन से रुख से वाकिफ हैं, आपके अपने तजुर्बात होंगे, सही होंगे। वो सही हो, सुनिए, सही होंगे, सुनिए लारी साहब, लारी साहब आप पूरा तो कर दीजिए। लारी साहब सुनिए ना, सही होंगे आपके कुछ एक तजुर्बात, लेकिन किसी भी चीज को इतना जनरलाइज भी नहीं कर सकते, है ना। हो सकता है कुछ एक, 2, 4, 10 संख्या कम ज्यादा हो सकती है, उन अधिकारियों की मंशा पर सवाल हो सकता है, लेकिन देश के निर्माण में, संविधान में, लोकतंत्र में जो एग्जीक्यूटिव है उसकी भी अपनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और सरकारों का चलना, सरकार के कामों का क्रियान्वयन होना, उसके पीछे भी अधिकारियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। 2, 4, 10, 50 तजुर्बे खराब अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इससे आप अधिकारियों की पूरी जमात को, अधिकारियों की, सुनिए ना, सुनिए, अधिकारियों की पूरी एक मिनट सर, हम ये कह रहे हैं कि सारे अधिकारियों को एक ही कटघरे में खड़ा कर देना, ये ठीक नहीं, फिर भी फिर भी देखिए ना, सुनिए, मैं ये कह रहा हूं, मेरा जो ऑब्जेक्शन है लारी साहब, वो जनरलाइजेशन पर, मेरा जो ऑब्जेक्शन है वो जनरलाइजेशन पर है। ना सुनिए, आप खुद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नकारा है, और सुनिए मेरी बात सुनिए, आप समय जाया, लारी साहब देखिए, आप समय जाया कर रहे हैं, महत्वपूर्ण और अच्छी डिबेट का आप एक समय जाया कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी स्थिति का जनरलाइजेशन लारी साहब ठीक नहीं, किसी भी स्थिति का जनरलाइजेशन ठीक नहीं, किसी भी स्थिति का जनरलाइजेशन ठीक नहीं है। मैंने ये कहा कि 2, 4, 10, 50 अधिकारी अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है, जो पूरा तंत्र है, उसको एकदम क्वेश्चन मार्क कर देना वो कतई ठीक नहीं है। खैर कोई बात नहीं, हम जल्दी से संदीप जी को जोड़े। लारी साहब, इस बहस को छोड़िए, वो जो बात है, उसका जो भाव है, उसकी गंभीरता आप समझ रहे होंगे। इस बहस को छोड़िए, कुछ और महत्वपूर्ण सवालों की तरफ बढ़ते हैं। संदीप चौधरी साहब, हम आपके पास आना चाहते हैं, जो कहा है आपने लारी साहब, उसका जवाब हम लेंगे। एक बार संदीप जी बोल लें, फिर हम कमर साहब के पास जाएंगे, ब्रजेंद्र जी को भी मौका देंगे। हमें बताइए संदीप चौधरी साहब, इस स्थिति को कैसे देखा जाए। अब जैसे आज कांग्रेस अध्यक्षा ने यह पूछा विपक्ष की नेता होने के नाते कि क्या रोड मैप है, 17 मई के बाद का रोड मैप केंद्र की सरकार बताए, देश की मोदी सरकार बताए। हमें ये बताइए कि आपको लगता है कि इस चुनौती से निपटने के लिए बाकायदा हम किसी कॉन्क्रीट रोड मैप को डिजाइन करके ही आगे बढ़ रहे हैं, लिहाजा यह प्रश्न या यह पूछना कि क्या रोड मैप है, यह ठीक नहीं है। अब तक जहां तक हम आए हैं वो किसी रोड मैप के जरिए ही आए होंगे, या फिर यह चुनौती ऐसी है संदीप चौधरी जिसमें हम हर दिन या हर हफ्ते तात्कालिकता के हिसाब से निर्णय ले रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे कंटेस्ट को आप? देखिए रघुनंदन जी, मैं आपको बताऊं, राजनीतिक लोग हैं, ये राजनीति की तरीके से बात करते हैं। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूं, किसी पार्टी से नहीं हूं, एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे चीजों का विश्लेषण करता हूं। और इस आधार पे मैं कह सकता हूं, जैसे लॉकडाउन की बात आई कि लॉकडाउन लगाया गया, ये कोई समाधान नहीं है। आपको मालूम होगा लॉकडाउन 3 लगाया गया, लॉकडाउन 2 लगाया गया। उससे पहले जो दूसरी सरकारों के मुख्यमंत्री हैं वो पहले से समझ चुके थे कि लॉकडाउन ही इसका उपाय है, और उन्होंने पहले से पहले लॉकडाउन लगाने के लिए, लॉकडाउन बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री के साथ जो मीटिंगें हुई उनमें अपनी बात रखी कि ये अभी बढ़ाया जाना चाहिए। जब भी प्रधानमंत्री ने किसी से इस बारे में मीटिंग की या जो भी राय, उसमें ये चीजें रखी। और आपने ये भी देखा होगा इस बार लॉकडाउन बढ़ाने से पहले कई मुख्यमंत्रियों ने अपने आप को बढ़ाने की घोषणा की थी। इसका मतलब है न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि दूसरी पार्टियों का भी ये माइंड सेट था कि लॉकडाउन बढ़ना चाहिए। इस चीज का सवाल तो ये आ जाता है। दूसरी चीज आती है कि अधिकारियों को लेकर के पैनल बनाना या एक अपनी ग्रुप बना के चीजों को सोल्व करना। देखिए चीजें ऐसी होती है, अगर कोई मेडिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप उसमें नेताओं का तो ग्रुप नहीं बनाएंगे, विपक्ष का तो ग्रुप नहीं बनाएंगे। मेडिकल की चीजों को मेडिकल के लोग ही आपके सामने रख सकते हैं, उसका जो फ्लो चार्ट तैयार कर सकते हैं वो मेडिकल के लोग कर सकते हैं। पुलिस प्रशासन का जो काम है, कैसे चीजों को मैनेज करना है, कैसे दंगे होते हैं, कैसे हमले किए जाते हैं मेडिकल
उसके लिए प्रशासन का काम है। उसके लिए जो मुख्यमंत्री होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का होगा, कहीं भी होगा, किसी भी स्टेट में होगा, वो प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेगा, उनकी टीम बनाएगा या उनको अलग अलग जिम्मेदारी देगा, लॉ एंड ऑर्डर किसने देखना है, कैसे देखना है। तो मेरे हिसाब से अधिकारियों के ऊपर हमें इस तरीके से लांछन नहीं लगाना चाहिए, उनके ऊपर उंगली नहीं उठाना चाहिए। आप कलाम साहब जिनको पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है, वो भी एक अधिकारी थे। जिस तरीके से हमारे कर्नल और मेजर कल कश्मीर में शहीद हो गए, वो भी अधिकारी थे। तो इस तरीके की घटिया सोच नहीं होनी चाहिए। और जब से देश हमारा आजाद हुआ है, आज जिस जगह हमारा देश खड़ा है, यहाँ पे ले जाने वाला कोई नेता नहीं है। इसको किसी नेता ने कोई शोध नहीं की है, सारी हमारे अधिकारियों ने की है। हमारे जो इस तरीके के काम करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे समाज से आते हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनको आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते, उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। तो ये कह देना कि खाली कोई राजनीतिक लोग उसमें कर सकते हैं, या राजनीति डालने के लिए, राजनीतिक बातें करने के लिए। संदीप चौधरी, और आगे बढ़कर सबका योगदान है, एक अकेला एक ही वर्ग नहीं, हर वर्ग का योगदान है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा तबका नहीं है, कोई ऐसा समाज नहीं है जो देश की तरक्की में अपना योगदान न देता हो। इसलिए वो डिबेट ही नहीं है, ना कोई इससे सहमत होगा। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने आज फैसले लिए हैं कोरोना वॉरियर्स को लेकर, संदीप चौधरी, शराब पर टैक्स बढ़ाने को लेकर दिल्ली की तुलना में काफी कम बढ़ाया गया, लेकिन फिर भी बढ़ाया गया है, और पेट्रोल डीजल पर वैट बढ़ाने को लेकर, इससे आप सहमत हैं? क्योंकि इसमें हमारा सवाल ये है, इसमें हमारा सवाल ये है संदीप चौधरी, कि ऐसा लग रहा है कि कल तक जो दबाव कोरोना वायरस का था, अब वो दबाव अर्थव्यवस्था का आ गया है। लिहाजा कल तक जो चिंतन संक्रमण से निपटने को लेकर था, आज वो चिंतन इकोनॉमी को लेकर हो गया। क्या आपको भी ये लग रहा है? और इसीलिए मैंने ये प्रश्न भी रखा कि अब ये दोहरी चुनौती है, अब नेतृत्व की कुशलता इसी में पता चलेगी या पता चलती है कि इस दोहरी चुनौती से, इस डबल ट्रिपल चैलेंज से वो कैसे निपटते हैं। ये तो बताइए, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं संदीप चौधरी? बिल्कुल रघुनंदन जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, और डिबेट भी आपकी इसी सवाल पे थी और इसी पे होनी चाहिए थी। मुद्दा भटक रहा था। मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से ये फैसले लिए गए हैं, पहले देखिए आप दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, उन्होंने ये फैसला लिया। उसके बाद आप उत्तर प्रदेश में जाइए, उसके बाद आप जहां पे जेडीयू की सरकार है, या जहां पे आप उड़ीसा में जाएंगे नवीन पटनायक की सरकार है, या जहां पे कांग्रेस की सरकार है, आप किसी एक स्टेट का नाम नहीं बता सकते जो डीजल पेट्रोल पे दाम नहीं बढ़ाएगा या दारू पे दाम नहीं बढ़ाएगा। क्योंकि आज के टाइम में रेवेन्यू जनरेट करना बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की आपको बात बताऊं, अप्रैल का टारगेट था 12,000 करोड़ समथिंग प्लस का था कि इतना रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन वहां पे 1,000 करोड़ लगभग उनका जनरेट हुआ। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर हमारे घर में भी समस्या आती है, लोग बीमार होने लगते हैं और मेरी जेब में पैसा नहीं होगा, तो मैं उनका इलाज नहीं करा सकता। तो सबसे जरूरी है कि प्रदेश के मुखिया की पॉकेट में पैसा हो, सरकार के पास पैसा हो, और जो लोग बीमार हो रहे हैं, जिस तरीके की ये महामारी फैली हुई है, इससे निपटने के लिए, गरीब आदमी को लॉकडाउन में रोकने के लिए, उसको राशन पहुंचाने के लिए आपके पास फंड का होना बहुत जरूरी है, रेवेन्यू जनरेट होना बहुत जरूरी है। आपके पास रेवेन्यू जनरेट होगा तभी आप हालात से आप लड़ पाएंगे। अच्छा, चलिए ठीक है, यानी रेवेन्यू का जनरेशन बहुत जरूरी है, वो होगा तभी आप चीजों को चला पाएंगे, सर्कुलेट कर पाएंगे। बिल्कुल सही है। अब जो भी आरोप प्रत्यारोप अब तक लगे, उन पर हम एक जरा सवाल जवाब का दौर करते हैं। पहले ब्रजेश जी, हम जरा कमर जी को मौका देना चाहते हैं कि कमर अली साहब ने, लारी जी ने जो कहा उसका वो उत्तर दें। ब्रजेश जी, फिर हम आपके पास आ रहे हैं। कमर अली साहब बोलिए, और ये भी बोलिए, वो ये कह रहे थे कि टीम 11 के साथ जो बैठक है वो दरअसल अधिकारियों के साथ है, और अधिकारियों की एक टेंडेंसी के बारे में जहां तक मैं समझा वो इशारा कर रहे थे। क्या ये बेहतर नहीं होता अगर समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि भी ये कह रहे हैं, लारी साहब, क्या ये बेहतर नहीं होता कि कुछ और टीमें बना ली जाती? क्या ये बेहतर नहीं होता कि विपक्ष के नेताओं के साथ एक अलग टीम बना ली जाती और उनका एक फीडबैक ले लिया जाता? अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले जिस डिमांड को खारिज कर दिया गया विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा, कि समाजवादी पार्टी के मुखिया ने एक विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की बात कही। शायद मंशा यही रही होगी, लारी साहब और ज्यादा विस्तार में बताएंगे, कि जब जनप्रतिनिधि इकट्ठे होंगे तो अपने अपने इलाकों की समस्याओं को बता पाएंगे कि कहां कोई कमी रह जा रही है। लेकिन वो बात मानी नहीं गई, कोई परिस्थिति रही होगी। तो क्या ये बेहतर नहीं होता? कमर अली साहब आंसर करिए, लारी साहब जो कह रहे हैं। मैं सबकी बात का आपसे जवाब दूंगा राजीव जी। पहली बात तो हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि कोई दुकानत है, उस पर काम हो रहा है, उसके बाद जो बीमार है, जो इस तरीके की
बीमारी है, महामारी, उसका इलाज सबको मिल सके, जो मेहनत करी जा रही है, उस पर हमारी सरकार का सबसे पहला फोकस है। और दूसरी बात पे आप क्या जाते हैं, जब भी कह रहे विपक्ष, आप जानते हैं विपक्ष का नेता जो है हर कमेटी में होता है। जो विधानमंडल दल के चौधरी जी जो है समाजवादी विधानमंडल के नेता है, वो सारी ही चीजें जो है मेंबर के साथ साथ वो अध्यक्ष तक कई कमेटियों में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो सूचना आयुक्त की नियुक्ति होती है उसमें समाजवादी के लिए पत्रकार साहब की नियुक्ति हुई, समाजवादी ने कराई है उसको। अच्छा, समाजवादी सरकार ने कराई है। देखिए ये समाजवादी सरकार में, क्योंकि विपक्ष का तरीका होता है सिर्फ बदनाम करना, ये बता देना बहुत जरूरी है आपके चैनल के माध्यम से कि विपक्ष के नेता के नाते उन्होंने जो नाम दिया उनको सरकार ने मांगा, उसमें सूचना आयुक्त भी सरकार ने बनाया। देखिए तमाम तरह के सुझाव आते हैं इनकी तरफ से सरकार में, जैसे आपके विधायक जो होते हैं उनको चेयरमैन बहुत सी कमेटियों में बनाया जाता है, जो एमएलसी होते हैं विपक्ष के उनको बहुत सी कमेटियों में बनाया जाता है। कमर साहब, आप बिल्कुल दूसरे, आप एकदम दूसरे परिप्रेक्ष्य की बात कर रहे हैं। ये कोरोना को लेकर जो कोरोना को लेकर स्थिति है, या कोरोना से फाइट करने के लिए सरकार ने जो तमाम इंतजाम या कमेटीज बनाई हैं, उनमें वो ये कह रहे हैं, लारी साहब और जो ब्रजेश जी कह रहे हैं वो उन कमेटीज की बात कर रहे हैं, बाकी अलग अलग कमेटी की बात छोड़ दीजिए, स्पेसिफिकली बात करिए। बहुत जरूरी, देखिए एक प्लेटफॉर्म आपका, राजीव जी बात, एक प्लेटफॉर्म आपका है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। जब आपके प्लेटफॉर्म से जब सवाल हुआ है तो जवाब देना भी वाजिब है। जवाब दीजिए, जवाब देना आपका अधिकार है, इस वक्त आपका मौका है, जरूर आंसर करिए। लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि दूसरी कमेटीज की चर्चा नहीं करिए। ऐसी बहुत सारी कमेटियां देश की संसद में या राज्यों की विधानसभाओं में होती है, हम स्पेसिफिक कमेटी की बात जानना चाह रहे हैं। जिस तरह ब्रजेश जी या लारी साहब का इशारा है उस तरफ बोलिए। हाँ, वो बोलिए, आप ही का मौका है, बोलिए। मैंने उस बात का, राजीव जी, मैंने आपकी बात का भी जवाब दिया कि संजीव जी जो बात कह रहे थे, क्योंकि अधिकारी क्षेत्र में काम करते, अधिकारी क्योंकि जिस विभाग से संबंधित अधिकारी होता है उस विभाग का संबंधित अधिकारी 11 टीम में मौजूद है, और उस अधिकारी से आप जानते हैं जो कैबिनेट के फैसले हैं वो कैबिनेट के स्तर से होते हैं, जो विपक्ष के फैसले विपक्ष के स्तर से होते हैं, जो अधिकारियों के स्तर के फैसले 11 के हैं वो प्रमुख है। जो 11 टीम के जो मेंबर हैं वो प्रमुख लोग हैं, विभागाध्यक्ष हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। चलिए ठीक, आपकी बात आ गई सर, हम और आगे बढ़ा। आप ये कह रहे हैं कि ये फिजूल की बात है, वो एक तरह से अपने अपने विभागों के अध्यक्ष हैं, वो एक तरह से एक्सपर्टाइज है उनका, और लिहाजा ये जो संक्रमण है ये मूलतः मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल चैलेंजेस से जुड़ा हुआ है। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर उस तरह के एक्सपर्ट्स को रखा गया है। चलिए, अब आप जो कह रहे हैं उस पर इन लोगों को जोड़ लेते हैं और आगे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं ना, इस पूरे डिबेट को आगे लेकर चलते हैं। 2-3 सवाल हैं। लारी साहब आपके पास आए और संदीप जी को जोड़े। इससे पहले ब्रजेश जी, अब हम आपके पास आना चाहते हैं। एक तो ये जो कहा कमर अली साहब ने, इससे कितना सहमत है, नहीं सहमत है? संदीप जी भी यही कह रहे हैं एक विश्लेषक के नाते कि देखिए मेडिकल एक्सपर्ट्स वगैरह वगैरह, इसमें कोई पॉलिटिकल लोग होते इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। हालांकि मैंने उनसे पूछा कि बेहतर होता जी बेहतर होता। ब्रजेश जी सवाल पूरा शर्मा जी को बता दें। जी ब्रजेश जी, सवाल आगे, और एक सवाल और है इस बात में, आप अपनी बात रखिए जिसका जो जवाब देना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आज जो बैठक करके कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी ने सरकार से ये पूछा है कि भाई 17 मई के बाद का रोड मैप क्या है, क्या रणनीति है, प्रधानमंत्री देश को बताएं, सरकार देश को बताए। ये पूछने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, हम ये जानना चाह रहे हैं। क्यों, क्या वजह है कि ये पूछना पड़ रहा है? अब अपनी बात भी बोलिए, इस प्रश्न का उत्तर भी करिए। सर आदरणीय रघुनंदन जी, जो लोगों ने आरोप लगाया है उसको मैं बाद में बोलूंगा। सवाल इसलिए जरूरी है कि हम इस देश के नागरिक हैं, केवल कांग्रेस पार्टी के नेता के नाते नहीं, इस देश के नागरिक के नाते। भी कह रहे थे कि WHO ने ये कहा था, तो ये भी मालूम होगा उनको कि 500 पर लगा था लॉकडाउन, अब आज 50,000 हम हैं। तो कितना हम नियंत्रण कर पाए हैं ये पूरी दुनिया देख रही है, इस पर मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता। बिल्कुल ठीक है। शर्मा जी ने कहा कि सब एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, तो भैया तो योगी जी को काहे परेशान कर रहे हो? संत आदमी को उनको भी छोड़ दीजिए, सब एक्सपर्ट संभाल लेंगे। योगी जी ही क्यों उसमें नॉन एक्सपर्ट आप रखे हुए, जब सब राजनीतिक लोग जो है बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। कमर साहब उन्हें कह लेने दीजिए, कमर साहब फिर आंसर करिएगा, तो अपनी बात पूरी करें। तो योगी जी को क्यों परेशान कर रहे हो? सब एक्सपर्ट से ही करवाइए सारा काम। अरे व्यवहारिक चीजें पॉलिटिकल लोगों को जानकारी होती है, नहीं तो बंबई से चलने वाला आदमी जिसे मेरठ में उतरना था उसे गोरखपुर न उतारा जाता, ये अधिकारी नहीं समझ सकता। ये कोई ब्रजेश सिंह जैसा राजनीतिक समझ सकता है। और
टिकट रेल मंत्रालय कह रहा है कि 85% हम बेयर कर रहे हैं, और सारी भारतीय जनता पार्टी काउंटर कर रही है, और सारे टिकट गोरखपुर और लखनऊ में उतरने वाले यात्रियों के पास से निकल रहे हैं। ये केवल नेता समझ सकता है, अधिकारी नहीं समझ सकता, क्योंकि पैसा नेता नहीं अधिकारी ने वसूला है, जो उनके नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने। तो ये सब बातें शर्मा जी को समझ में नहीं आएंगी। हमारे यहाँ एक टेंडेंसी है कि सरकार की चमचागिरी करो, चमचागिरी हम करेंगे, लेकिन चमचागिरी से ज्यादा देश बचाना जरूरी है, और देश सबके राय से चलेगा। आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है, क्योंकि सारी चीजों में चीजें बद से बदतर होती जा रही, कोई रोड मैप नहीं है। और अगर ये शराब कांग्रेस की सरकार ने बेचा होता तो कोहराम मच गया होता पूरे देश में, हिंदुत्व पर सवाल खड़ा होता। अब उसको रेवेन्यू की दुहाई दे रहे हैं। अरे आपकी गवर्नमेंट भीख मांग रही है। प्रधानमंत्री केयर फंड आपने बनाया है, अरबों रुपया आ रहा है। वर्ल्ड बैंक ने 6 अरब डॉलर आपको दिए हैं, इसलिए कि आप हमसे, जब मिट्टी के भाव, पानी के भाव, तेल मिल रहा है, तो आप 10 रुपया और 13 रुपया टैक्स लगाइए, और फिर हमसे सवाल करिए कि हम सवाल क्यों कर रहे हैं आपसे, भीख मांग रहे हैं आप। क्या किस चीज की कमी है? क्योंकि शर्मा जी और जैसे तमाम लोगों की आदत पड़ गई है कि सरकार जो भी कर रही है हम केवल चमचागिरी करें, सवाल क्यों न खड़ा करें? हम नागरिक नहीं देश के क्या? ये सरकार बनाने में, देश बनाने में हमारा कोई योगदान नहीं है। सिंगल कोरोना मरीज का इलाज योगी और मोदी के बनाए अस्पताल में कहीं दुनिया में चल रहा है क्या? जो दवा 55 देशों को आपने निर्यात किया है, वो किसकी खोज की हुई है? मोदी जी की, योगी जी की? इस देश को बनाने में बरसों लगा है, त्याग लगा है, तपस्या लगा है, तब ये देश बन के खड़ा हुआ है। हमको गाली देना आसान है, हमारे ऊपर आरोप लगाना आसान है, लेकिन आज भी अगर हमसे नहीं पूछोगे, कोई समाधान आपके पास नहीं है। ठीक है, अब जवाब, तुरंत जवाब ब्रजेन जी, तुरंत जवाब। समाधान आपके पास है, केवल आरोप लगाइए, गालियां दीजिए। कमर अली साहब से तुरंत जवाब। कमर अली साहब आंसर करिए, आपने सुना होगा, आपने जो पहले तकरीर रखी उसका भी उन्होंने जवाब दिया, और आगे भी उन्होंने कहा कि साहब रोड मैप बताना पड़ेगा, बताना चाहिए, जब तक आप पूछेंगे नहीं, विपक्ष को साथ नहीं लेंगे। ये तमाम बातें उन्होंने कही, और व्यवहारिक बातें उन्होंने ये कहा कि हर चीज का एक व्यवहारिक पक्ष है। क्या उस व्यवहारिक पक्ष को इग्नोर किया गया? राजीव जी, मुझे लगता है पूरी बात को मैंने उनको शांति से सुना है। मुझे भी सवाल नहीं, सब सुनेंगे, आप बोलिए, सब सुनेंगे, बोलिए। देखिए, रोड मैप की जिन्होंने बात करी, तो 65 साल में जो आप रोड मैप देके गए तो उसको हमने सुधारा। 65 साल का ही काम हो रहा है। आपने क्या किया 6 साल में? देश को दर्द में लाकर डाल दिया आपने। बनाया हो आप सिंगल हो रहा है आपको। कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती है? आप रोड में आप जैसे मूर्खों को जो देखिए, नहीं, आप दोनों, कमर अली साहब, ब्रजेन जी, कमर जी, किसी पर आपने देश को खड़ा कर दिया। 65 साल का आपने बर्बाद किया, इस बात को कबूल कर लिया। तभी राज हो रहा है अस्पतालों में। आपने कुछ बनाना हो तो बताइए। सिंगल अस्पताल का नाम बताओ, क्या नहीं करता हूँ। खड़ा करने वाले लोग हैं, आपने विकासशील क्यों रखा, विकसित क्यों नहीं किया? जवाब देंगे। विकास किया है, लोगों की जान बच रही है। आप जैसे लोग हमारे टीवी पर हम लोग देश की होती। अच्छा, कमर साहब, ब्रजेन जी और कमर साहब, प्लीज, कमर अली साहब और ब्रजेन जी, प्लीज हमारा अनुरोध है, सुनिए, प्लीज सुनिए, 1 मिनट के लिए थमिए। कमर साहब, ब्रजेन जी, प्लीज, हमारी गुजारिश है, देखिए संवेदनशील मसला है, हम इसे भी, कमर साहब 1 मिनट, कमर साहब हमारी बात तो सुन लीजिए, आप ही बोलिएगा। कमर साहब आपका टर्न है, आप ही बोलेगा। मैं एक छोटी सी अपील कर रहा हूं कि देखिए, इस डिबेट को भी हम वैसी पुरानी डिबेट्स की तरह आरोप प्रत्यारोप में बदल देंगे तो कुछ चलेगा नहीं। अगर उनकी बात में कोई सही चीज लग रही है आप आंसर करिए, नहीं सही चीज लग रही है आपको पूरा अधिकार है, आप खारिज करें। कोई निजी टिप्पणी एक दूसरे पर न करें। नहीं, कमर साहब, निजी टिप्पणी एक दूसरे पर न करें और आगे मुद्दे पर बोले। कमर साहब बोलिए, कमर साहब बोलिए, निजी टिप्पणियां मत करिए, इस विषय पर बोलिए, कोरोना पर बोलिए और आज की परिस्थिति पर बोलिए।
अभी चमचागिरी करना है, बैठ के चमचागिरी करें बस। हमारी सरकार ने जिस तरह से बीमारी पे काबू किया है, जिस तरह से कम काबू किया है आपने, होने के बाद 500 से 50 पहुंचा दिया, बताइए इसमें क्या काबू किया आपने? किया है कांग्रेस ने देश के लोगों को गुलाम बनाया। अब देखिए, ये कांग्रेस बीजेपी मसला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का नहीं है कमर साहब। आप जो मौजूदा वक्त है, जो मौजूदा चुनौती है कमर साहब, उस पर बोलिए, वरना ये डिबेट वैसी ही हो जाएगी। आप गाली दे रहे हो, तारीफ तो सुन लो कम से कम आप बिल्कुल भाई। बोलिए। गाली आप दे रहे हो, आप कुछ बोलोगे तब तो सुनेंगे। आप केवल गाली दे रहे हो, आप कुछ बोलना हो तो बोलिए। ना देखिए, अब हमें फिर से हमें इस नूरा कुश्ती में इस कमर अली साहब, ब्रजेश जी प्लीज, इस नूरा कुश्ती में देखिए फिलहाल तो कुछ भी तथ्यपूर्ण निकलने वाला नहीं है, जबकि जरूरत इस बात की है कि हम और ज्यादा गंभीरता से बात करें। कमर साहब देखिए, आप जल्दी 20-30 सेकंड में कुछ जरूरी बात उनके उत्तर में कहना चाह रहे हो तो कहें, नहीं तो हम एक बार लारी साहब और संदीप जी के पास जाना चाहते हैं। बोलिए, आपका अधिकार है, मौका है, जवाब लेकिन दीजिए जो ऐसा जिसमें कुछ कंटेंट हो, जिसमें कोई जवाब हो। बोलिए। देखिए, मैंने कहा हमारी सरकार जो काम करी, बेहतर सरकार काम करी, कम संसाधन होने के बाद हमारी सरकार ज्यादा काम करी, पब्लिक का संसाधन कम क्यों है? क्या किया आपने? ब्रजेश जी थमिए, हम आएंगे अगले हिस्से में, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए, उन्हें पूरा कर लेने दीजिए, जल्दी बोलिए कमर साहब, बोलिए। अच्छा छोड़िए, अच्छा छोड़िए, हम एक बार अब लारी साहब को लाना चाहते हैं। लारी साहब एक कमर साहब, हो गया सर, हो गया, प्लीज गुजारिश है, वैसा मत करिए। ये जो आरोप प्रत्यारोप रोज होते हैं उनमें तो कुछ है नहीं ना। लारी साहब, हम इस सवाल को लेकर आना चाहते हैं कि क्या वाकई ये जो चिंता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा की तरफ से जाहिर की गई कि 17 तारीख के बाद क्या, आपको क्या लगता है कि 17 तारीख के बाद की किसी स्थिति पर क्या सोचा जा रहा है? क्योंकि हम ये देख रहे हैं, जो हमने सवाल संदीप जी से भी किया, कि अब कोरोना के प्रेशर की जगह अर्थव्यवस्था का प्रेशर दिखाई दे रहा है, लिहाजा ये जो शराब की दुकानों को खोलना या उनके पैसों में बढ़ोतरी करना, हमने देखा कि उत्तर प्रदेश में शायद लखनऊ में निजी दफ्तर खोल दिए गए, कुछ जगह दिल्ली में तो तकरीबन सभी दफ्तर खोल दिए गए हैं। आज नितिन गडकरी साहब जो परिवहन मंत्री हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री, उनका एक बयान आया है, उनके हवाले से ये खबर आ रही है कि साहब कुछ दिनों में परिवहन को भी कंडीशनल तौर पर चलाने की एक कोशिश की जाएगी। तो हम किस तरफ बढ़ रहे हैं और क्या इससे कोरोना का मुकाबला हो पाएगा? लारी साहब, मेरी बात को जरा थोड़ी देर ब्रिजेश भाई आपसे भी और कमर भाई आपसे भी इल्तिजा सुनिएगा। कोई गारंटी नहीं है भाई, ये बहुत बोलते हैं आप भाई। ब्रिजेश भाई, आपके मुंह में क्या मामला है? लारी साहब बोलिए, क्यों बोलते हैं इतना भाई? लारी साहब बोलिए, ब्रजेश जी प्लीज सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। बोलिए लारी साहब, बोलिए। सुनने की आदत नहीं है आपके ब्रिजेश भाई। तारिक भाई बोलिए, तारिक भाई बोलिए ना, तारिक भाई। लारी साहब, एक मामला ये समझिएगा, हाँ, एक मामला ये समझिएगा, बहुत गंभीर मामला है ये कोरोना। ये कोई सिर्फ हिंदुस्तान में या किसी एक जाति या एक धर्म में नहीं है, ये पूरे विश्व में और हर धर्म में फैला हुआ है। एक रोड मैप हर देश तैयार कर चुका है कि हमको कब से कब तक लॉकडाउन करना है। जैसे अमेरिका ने कर दिया कि हमारी यूनिवर्सिटीज, स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अब अगले साल खुलेंगे। लंदन, ब्रिटेन ने कर दिया है कि हमारा अब अक्टूबर तक के लॉकडाउन रहेगा। ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया कि हमारा लॉकडाउन सितंबर तक रहेगा। एक कॉन्क्रीट चीज होनी चाहिए। और रही अर्थव्यवस्था की बात, तो अर्थव्यवस्था तो बहुत जरूरी है। ये चाहे मैं प्रधानमंत्री हूं, चाहे जो प्रधानमंत्री हो, अर्थव्यवस्था का ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर बीमारी से लड़ना है तो उसके लिए हमको संसाधन, धन चाहिए। संसाधन में ही धन होता है मेन। जब वो हमारे पास आएगा तभी जाके हम किसी से लड़ सकेंगे। और उसको लड़ने के लिए जो काम कर सकते हैं वो करें, उसको कायदे से करना पड़ेगा। मैं तभी आपसे कह रहा हूँ कि शराब पे इन्होंने 20 रुपए, 80 रुपए, 50 रुपए बढ़ाए नहीं, आप उसको दुगना तिगना कर दीजिए, मंजूर है। आपने दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट ने खदानों को खोला है कि खनन का काम चालू होगा, लेकिन भाई खनन का कोई काम चालू नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लेबर ही नहीं है, ट्रक ऑपरेटर नहीं है, आपके क्या नाम है, मशीन ऑपरेटर नहीं है, आपके लेबर काम करने को तैयार नहीं है। दूसरा, आप इंडस्ट्री खोल रहे हैं या ऑफिस खोल रहे हैं या आप वो कर रहे हैं, उसके बाद आप एक शर्त लगा दिए हैं अर्थव्यवस्था के नाम पे। आपने एक शर्त लगा दी कि साहब अगर आपके वहां कोई बीमार हो जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी, आपका इंस्टीट्यूट सील किया जाएगा। तो वो भी गलत चीज हुआ है। ये बिल्कुल ही
बड़ी गलत चीज है भाई। बीमारी है, किसी को भी लग सकती है, कहीं भी लग सकती है। तो कोई भी, मैं ही हूँ, मान लीजिए मैं एक बिजनेसमैन हूँ, तो मैं अपनी दुकान या अपनी फैक्ट्री या अपना कोई भी इंस्टीट्यूट क्यों खोलूंगा जब मुझे पता चले कि बीमारी लग सकती है और वो आदमी बीमार हो जाएगा तो मेरे इंस्टीट्यूट पे सील हो जाएगी, मेरे ऊपर FIR हो जाएगी। ये तो आप ब्लैकमेल कर रहे हो। आपको ये नहीं करना चाहिए। अर्थव्यवस्था, पैसे की जरूरत पूरे विश्व को है, हमको तो खास तौर से है। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग 5 ट्रिलियन के होने जा रहे हैं, इकोनॉमी होने जा रहे हैं, वो पॉसिबल अभी नहीं है। जो अर्थव्यवस्था इस समय आ गई है, पूरे विश्व में आ गई है, पूरे विश्व की ऐसी की तैसी हो गई। हिंदुस्तान तो वैसे ही गरीब मुल्क है, वहां तो वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे सब। लारी साहब अब एक छोटा सवाल जोड़ लीजिए। लारी साहब छोटा, क्या आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह के सिक्योरिटी मेजर लिए जा रहे हैं उसमें भी व्यवहारिकता का अभाव है? जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई प्रैक्टिकलिटी नहीं है? आप ही का इंस्टीट्यूट है। आपके इंस्टीट्यूट में कहा जाए कि अगर आपके वहां कोई बीमार हो जाएगा तो हम आपके इंस्टीट्यूट को सील कर देंगे, क्या आप वो इंस्टीट्यूट चलाएंगे? नहीं चलाएंगे भाई। और आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा और आपके ऊपर मुकदमा भी लिखा जाएगा। क्या ये आप इस चीज को झेलने को तैयार है? चलिए, तारिक अहमद लारी के पास पैसा रखा है, आपके पास पैसा रखा है, हम लोग बैठ के खा लेंगे। लेकिन जो व्यक्ति वहां पे काम करने वाला आ रहा है, जो लेबर काम करने वाली आ रही है, वो तो डेली कुआं खोदता है, पानी पीता है, उसको कुआं खोदेगा, पानी महत्वपूर्ण सवाल। तो कुआं मेरे पास है, खोदने लारी जी महत्वपूर्ण सवाल है, हम चाहते हैं कि इसी वक्त इसका आंसर मिल जाए। लारी जी महत्वपूर्ण बात आपने कही, हम चाहते हैं तुरंत आंसर मिल जाए। कमर साहब प्लीज आंसर करिए इस सवाल का कि व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, कुल मिलाकर वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज बोलिए, फिर हम संदीप जी के पास आ रहे हैं। अच्छा बोलिए लारी साहब, बोलिए लारी साहब, बिल्कुल बोलिए। तो एक चीज ऐड कर लिया इस क्वेश्चन में, ये व्यवहारिक तब होता जब कोई जनप्रतिनिधि उसमें मौजूद होता। अधिकारियों का जो कोर ग्रुप बना है, ये सारी प्रॉब्लम ठीक। कमर साहब बोलिए। कमर साहब देखिए लारी जी, जो आपने सवाल किए, मैं एक एक करके आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि आप बहुत सीनियर है, मैं जानता हूँ इस बारे में, क्योंकि आप बात को सुनते भी हो, बात को समझते भी और अच्छी बात भी करते हैं। विपक्ष से कहा है बात को उठाना, उस बात का हम सम्मान भी करते हैं आपका साथ साथ। देखिए, जो रोड मैप आज की तारीख में हमारी सरकार ने तैयार किया है, जो मजदूर हमारे पास आ रहे हैं आज, उनके हमें काम रोजगार देना बहुत जरूरी हमारे लिए है। हमने धीरे धीरे करके लॉकडाउन का पालन के साथ साथ जो है उनको देखिए कारोबार भी देना है। आपने देखा कि हमने अपनी योजनाओं को भी उनको लाभ दिया। हमने अनाज उनको 3-3 महीने जैसे फ्री देने की घोषणा करी, हमने उनको उज्ज्वला गैस योजना जैसे हमने दिया, तो तमाम ऐसी योजनाएं हमने लाए। 500-500 रुपए जनधन योजना में अपनी बहनों को हर महीने दे रहे हैं। देखिए, हम काम कर रहे हैं, हमारी उन कामों की भी आप तारीफ करिए जो हम पब्लिक के लिए, आवाम के लिए जिसे कर रहे हैं। लारी साहब हो, चाहे विपक्ष के लोग हो, चाहे जो सरकारें हो, चाहे अदर सरकारें हो, चाहे ये सरकार हो, चाहे अवाम, हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं। हमने अगर लोगों के 500-500 रुपए बहनों के अगर जनधन में डाले, माओ के अकाउंट में डाले हैं, अगर हम उज्ज्वला गैस योजना में उनको फ्री दे रहे हैं, अगर हम माली मजदूरों के लिए कोई योजना ला रहे हैं, उनको हम काम दे रहे हैं, तो उसमें आप सबको हमारी सरकार की सराहना करना चाहिए। कमर साहब उनकी प्रैक्टिकलिटी भविष्य के प्रश्नों पर आइए। कमर साहब भविष्य के प्रश्नों पर आइए। वो जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण सवाल है, उनकी तरफ आइए। वो बात नहीं कही जो मैं कह रहा हूँ, आप उसका जवाब नहीं दिए हैं। मैंने पहले ही कहा कि जो संसाधन, सुनिए कमर भाई एक मिनट, मैंने पहले ही सबसे ओपनिंग मेरा यही था कि जो संसाधन हिंदुस्तान में मौजूद हैं, उन संसाधनों का इस्तेमाल करते हुए सरकार ने ठीक किया है। वो चाहे मेरी सरकार हो, चाहे वो अखिलेश भैया की सरकार हो, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री हो, मैं ये बात पहले ही कह चुका हूँ। मैं सिर्फ एक बात ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप ही का कोई इंस्टीट्यूट हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, कुछ भी हो, कि अगर आपके इंस्टीट्यूट में काम करना अलाउड होगा जिससे सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, लेकिन सरकार एक साथ में आपके ऊपर शर्त रख दे कि अगर आपके वहां कोई बीमार हुआ तो आपकी संस्था भी सील होगी और आपके ऊपर मुकदमा भी होगा, आपको गिरफ्तार भी किया जाएगा। क्या ये व्यवहारिक है? वो आदमी को इंस्टीट्यूट खोलेगा? अगर ऐसा है तो आंसर जल्दी से कमर साहब प्लीज आंसर। मैं आपकी बिल्कुल मैं आंसर दे रहा हूँ। देखिए आपने जिस तरह से कानून कुछ शुरू में टाइट किया थोड़ा सा, क्योंकि जनहित को देखते हुए लोगों के चले गए थे, धीरे धीरे आपने देखा कि हम उस व्यवस्थाओं को सही कर रहे हैं, क्योंकि जनता के स्वास्थ्य का मामला है, जनता की सेहत से जुड़ा है। आप जानते हैं अगर थोड़ा टाइट करके नहीं चलते तो आज ये महामारी कहाँ फैल जाती, कहाँ हम खड़े होते, ये आप भी जानते और हम भी जानते हैं। कुछ शर्तों के साथ। ठीक, अब जल्दी से देखिए संदीप जी जुड़े हुए हैं, उन्हें भी मौका देना है जल्दी से, बहुत जल्दी से। कमर साहब हो गया, अब थमिए जरा बहुत जल्दी से। हम चाहते हैं कि एक एक राउंड हम प्रश्न उत्तर और ले लें, संवाद आप लोगों का हो जाए, बातें आ जाए। संदीप जी हमें ये बताइए कि क्या भविष्य दिखाई दे रहा है दोनों लिहाज से, इस कोरोना वायरस को लेकर भी और इस अर्थव्यवस्था को लेकर भी? क्या इमेजिनेशन आप कर पा रहे हैं? कितनी व्यवहारिकता आपको दिखाई दे रही है संदीप जी?
देखिए रघुनंदन जी, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके का माहौल बना हुआ है और जिस तरीके से वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम आई है, तो ये तो बात से माननी पड़ेगी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी जितना बड़ा संकट आया। और इस संकट से उबरने में जिस तरीके का टाइम लगेगा और इस तरीके के डिसीजन जो आने स्टार्ट हुए हैं, जो आपने देखने शुरू किए हैं, ऐसे डिसीजन यहाँ रुकने वाले नहीं है। ऐसे डिसीजन सरकारों के द्वारा और भी लिए जाएंगे, क्योंकि अर्थव्यवस्था को पटरी पे लाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जिस तरीके से सरकार की आपको यहाँ सराहना करनी होगी, चाहे कोई भी हो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जैसे कई साथियों ने कहा, आरोप लगाने का काम किया। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी रघुनंदन जी, जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकारों पे आरोप लगते रहे कि उन्होंने साइकिल अपने लोगों को दी, लैपटॉप अपने लोगों को दिया, अभी तक एक भी मामला ऐसा नहीं आया कि इलाज जो है अपने लोगों का किया गया या समाजवादियों को इलाज नहीं मिल रहा, कांग्रेस को इलाज नहीं मिला। सरकार ने जितना काम किया है उसकी सराहना होनी चाहिए। आपने देखा अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये चीज कही। आप में से देखिए किसी की भी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जी जी, एक एक करके सुन लेते हैं, फिर जवाब भी लेंगे। संदीप जी प्लीज पूरा करिए, खत्म करिए, बोलिए सर। रघुनंदन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अभी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनकी सबसे पहली लाइन ये थी कि लॉकडाउन देश के प्रधानमंत्री द्वारा सही टाइम पे लिया गया फैसला था, उससे बहुत ज्यादा फायदा देश को हुआ है, हर प्रदेश को हुआ है। लेकिन वहां पे बैठे कुछ साथी लोग पार्टी, अपनी पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, वो पॉलिटिकल व्यू रखते हैं अपना, तो हकीकत हमें समझनी पड़ेगी। हकीकत ये है कि जितनी पॉपुलेशन हमारे देश की, अगर आप दुनिया में कहीं भी देखते हैं, तो हमारे देश की स्थिति ज्यादा बेहतर है। इसके लिए हमें और आपको, हमारे आम इंसान को देश की सरकारों का साथ देना पड़ेगा इससे बाहर निकलने के लिए, और हमें तैयार रहना चाहिए। महंगाई बात आ गई संदीप जी, बिल्कुल बात आ गई। ब्रजेश जी आप बोलिए, जो कहना चाह रहे हैं लोगों के उत्तर में, और वो जो आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाह रहे हैं, क्या भविष्य देख रहे हैं आप? देखिए ऐसा है रघुनंदन जी, मैं जो आपने पहली बात कहा कि हमें वास्तव में, हम सबको गाली गलौज का समय नहीं है, लेकिन हम 130 करोड़ के नागरिक हैं, क्या हम पीड़ा भी नहीं व्यक्त कर सकते? आप जब कोई बात होती है, कोई पिछपट बोलेगा तो पिछली सरकार और 65 साल, इसके अलावा कोई, हम 65 साल छोड़ दीजिए, 65 साल में कुछ हुआ होता, अस्पताल न बने होते, दवाई न बनी होती, नया तो कुछ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैं केवल ये चाहता हूं कि जब ये पूरे देश की जिम्मेदारी है, तो इसमें पूरे देश को शामिल करिए। एक 10 आदमी की कमेटी बनाइए देश स्तर पर इकोनॉमी को लेकर के। आप 500 रुपया दे करके खुश हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि 6000 रुपया दिया जा सकता है, क्योंकि मुझे अर्थव्यवस्था की जानकारी है। 200 अरब डॉलर की हमारी, कमर साहब सुन लीजिए, हम मौका देंगे आपको, जो बोलना हो बोलेगा, सुन तो लीजिए। कमर साहब प्लीज सुनिए, देखिए इसी तरह से तो बात बनेगी। हाँ बोलिए बोलिए, ब्रजेश जी बोलिए, ब्रजेश जी बोलिए। तो हमें केवल जो है सरकार की वो चमचागिरी करने के बजाय सवाल भी खड़े करने हैं, क्योंकि ये सरकार मेरी है, ये देश मेरा है, अब एक सवाल ब्रजेश जी, ब्रजेश जी एक छोटा सवाल। देखिए तमाम लोग ये कहते हैं बचाने की जिम्मेदारी बिल्कुल हमारी भी है, आपकी भी है, हम सबकी है, हम सबकी है ब्रजेश जी, हम सबकी है, लेकिन बात चमचागिरी की नहीं है ब्रजेश जी, बात चमचागिरी की नहीं है। विपक्ष में तमाम लोग, अब जैसे लारी साहब ने भी बात शुरू की तो एक सराहना के साथ की। सवाल ये कि क्या जो किया जा रहा है उसे किसी सराहना की दृष्टि से भी कांग्रेस पार्टी देखती है या नहीं? बोलिए, सराहना लायक कुछ होगा तो सराहना किया जाएगा, अभी नहीं है कुछ भी। अभी तो जिस पीड़ा से हमारे देश का पूरा मजदूर हर हालत में अपने घर पहुंच जाना चाहता है, इसी से आप कल्पना करिए कि किस पीड़ा से गुजर रहा है कि हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही। ठीक है, ठीक है, हम जवाब हमको आप लॉकडाउन हम जरूर, हम कार्यक्रम खत्म करेंगे, जवाब लेकर। कमर साहब आंसर करिए, कमर साहब आंसर करिए। आपने कहा कि हमारे अच्छे कामों की सराहना करिए, हमने ब्रजेश जी से पूछा कि भाई आप सराहना करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि सराहना करने लायक हो तो करें, हमारे मजदूर भाई अभी जूझ रहे हैं वगैरह वगैरह, आपने खुद सुना। आंसर करिए। इनको देखिए, इनके पास कोई योजना का नहीं रहा कि पब्लिक की आवाम से जुड़ी कोई योजना हो। ये 65 साल में गैस कनेक्शन नहीं दे पाए, जो उज्ज्वला वैसी योजना थी हमने जल्दी। ये 65 साल वाली बात फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई। और इस वक्त जो कोरोना की स्थिति है, इस वक्त जो कोरोना की स्थिति है, उसमें दुनिया का जो सबसे ताकतवर मुल्क है अमेरिका,
वहां 65-70 हजार से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। इस उदाहरण के साथ हम अपने राजनीतिक दलों के नुमाइंदों से कहना यह चाहते हैं कि यह सारा हिसाब किताब बाद में पहले कभी हो लेगा, लेकिन अभी तो हम इस मौजूदा स्थिति पर जितनी गंभीरता से, जितने अलग अलग पहलुओं के साथ चर्चा करेंगे, जितने सुझाव और सजेशन रखेंगे, शायद उतना ही हम अपने लिए बेहतर विकल्प खोज पाएंगे, बना पाएंगे आने वाले दिनों के लिए। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का लगातार बने रहने के लिए, लगातार इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी हैं।